नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रभा की उम्र करीब 35 साल रही होगी। काफ़ी संपन्न घर में पैदा हुई। प्रभा की शादी भी बहुत ही अमीर घर में हुई। पति थोक बिक्रेता था और अच्छा जाना माना व्यापारी भी था। उसका दाल और चावल का व्यापार था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। प्रभा का एक लड़का भी था, रोहन। उसकी उम्र रही होगी 5 साल, जो काफ़ी हंसमुख भी था। प्रभा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ रोहन सभी का चहेता था। प्रभा के घर में उनके साथ उनकी देवरानी भी रहती थी, आशा अपनी जेठानी को काफ़ी इज्जत देती थी और उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती और ना ही कभी घर का फैसला लेती। वो अपनी जेठानी जी को हमेशा ही आगे रखकर काम करती। दोनों ही साथ में रहती और दोनों भाई साथ में व्यापार करते। घर में पुरानी बाई जो काम करने आती थी, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक सही नहीं हुई और वो नहीं आई तो दूसरी बाई का इंतजाम कर लिया गया। हालांकि वो भी कई साल पहले काम कर चुकी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। प्रभा बोली, देखो मीनू, तुम पहले भी काम कर चुकी हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, सब तुम्हें पता ही है। और हाँ, तुम मुझे दिखी भी नहीं कभी। 4-5 साल हो गए, कहाँ थी तुम? प्रभा ने मीनू से बात की। मीनू बोली, दीदी मैं अपने भाई के यहाँ चली गई थी, वहीं रह रही थी। क्या करती, मेरा है ही कौन? मीनू का पति इस दुनिया में नहीं था और वो अब अकेली थी। लगभग 3 दिन बाद आशा ने मीनू की कुछ हरकत पर विचार किया और उसे देखा। वो कुछ सामान्य हरकत नहीं थी। जैसे वो झाड़ू लगाती हुई 4-5 कदम पीछे आती और फिर आगे। एक दिन उसने उल्टी झाड़ू करके फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश की तो आशा ने अपनी जेठानी प्रभा को बताया। प्रभा ने भी कुछ विचलित हरकत और उसके शरीर का हाव भाव देखते हुए उससे पूछा, ये तू क्या करती रहती है? तेरे नाखून भी बढ़ गए हैं और कमरे के कोने में जाकर क्या खुसफुस करती है? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मेरे भाई ने बताया है कि ऐसे करने से घर में तरक्की होती है और वो जानता भी है लोग उनके पास कई परेशानियों को लेकर आते हैं। उनके उपचार से बहुतों को फायदा हुआ है। प्रभा बोली, तू ये सब यहाँ मत कर, अगर काम करना है तो कर, वरना मत कर। और प्रभा ने उसे डांट दिया। आशा ने फिर अगले दिन देखा। उसने प्रभा दीदी के झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांधा और चली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मीनू घर से जा चुकी थी और आशा काफी डर गई और उसने अपनी जेठानी प्रभा को सब बता दिया कि किस तरह से वो उनके झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांधकर ले गई। प्रभा कुछ डरी सहमी बिना ही कहे उठी। आने दे उसे, मैं देखती हूँ, उसका कल हिसाब ही कर दूंगी। और अपनी देवरानी से ऐसा बोलकर उसे भी तसल्ली देकर आराम करने को कहा। प्रभा ने आशा के डर को तो भगा दिया, पर मन में एक बात जरूर घर कर गई कि ये मेरे बालों को क्यों लेकर गई है? क्या मैंने इसे डांट दिया? पर ये मेरे बालों का क्या कर लेगी? ऐसा ही विचार प्रभा के मन में आ रहा था और वो सारी रात चैन से सो भी ना पाई। अगले दिन सुबह मीनू आई और घर का काम में लग गई। आशा ने काफी इशारा किया कि वो पूछे कि कल बालों को बांधकर क्यों ले गई, पर प्रभा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभा के व्यवहार में मीनू के प्रति कुछ परिवर्तन आया।
देखकर जब आशा से नहीं रह गया तो उसने खुद ही पूछा, कल दीदी के बालों को अपने पल्लू में बांधकर क्यों रख रही थी? मैंने तुझे देखा, क्या किया तूने उन बालों का? मीनू बोली, कुछ नहीं दीदी, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिए थे। आशा बोली, झूठ तो नहीं बोल रही? मीनू बोली, नहीं दीदी, सच में, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। पर कुछ दिनों में उनकी प्रभा दीदी के व्यवहार में परिवर्तन आया। देखकर आशा काफी अचंभित थी। वो अब क्यों मीनू का इतना गुणगान करने लगी थी? हर वक्त मीनू मीनू, क्या उन पर कोई काला जादू किया गया था या ये आशा का महज एक वहम था? हर काम अपनी जेठानी से पूछने वाली आशा का मन बहुत कुछ सोच रहा था। क्या करे वो? क्या उसकी जेठानी पर काला जादू किया गया है या ये महज उसका वहम था? पर उसकी जेठानी के व्यवहार में परिवर्तन भी तो आ गया था। वो मीनू के बारे में कुछ भी सुनने को अब तैयार नहीं थी। प्रभा के व्यवहार दिन पे दिन बदलने लगे और आशा भी उन्हें अब कुछ समझाने में रुचि नहीं लेने लगी। कुछ दिन बाद जब आशा के मन में विचार आया कि क्यों ना मीनू से ही बात की जाए और उससे बात बात में क्या माजरा है इसका पता लगाया जाए, आशा ने मीनू से बात की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में लगभग आशा कामयाब भी हो गई और उसने मीनू के भाई और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। सबसे बड़ी बात, उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली जिसने उसके और उसकी जेठानी के बीच रिश्तों को तार तार कर दिया। पर क्या ये बात सही थी या उसके पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए आशा ने मौके की तलाश की और वो मौका उसे मिल गया जब प्रभा बाजार गई हुई थी। आशा ने मीनू से और बात की पर मीनू ने आशा से कुछ पैसे लेने का इशारा किया और पैसों की जरूरत है ऐसी मांग की। आशा सब समझ चुकी थी कि ये बिना पैसे लिए कुछ नहीं बताएगी और फिर आशा ने उसे 5,000 रुपए दिए और उससे कहा, तुम रख लो, तुम्हें काम आएंगे। बाजार गई हुई प्रभा के ना होने पर मीनू ने बताया कि छोटी दीदी, अगर आप बड़ी दीदी को कुछ नहीं बताएंगी तभी मैं बताऊंगी। आप कसम खाओ, अगर आप बताओगी तो फिर मैं कभी कोई बात आपको नहीं बताऊंगी। आशा बोली, मैं नहीं बताऊंगी, तू मुझे सब सच बता। मीनू बोली, दीदी, मैं बहुत पहले से ही बड़ी दीदी को जानती हूँ। जब उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ही बात की और मैंने अपने भाई की मदद से काले जादू से उनकी गोद भरवाई और तो और बड़े साहब के धंधे में भी मैंने मदद करवाई। मैंने उनकी बहुत मदद की काले जादू से। आशा बोली, काला जादू मतलब जादू टोना, ये सब होता है क्या? मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती, ये बस पागल बनाने का काम है। हमें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए बस। काला जादू से कुछ नहीं होता। मीनू बोली, दीदी, काला जादू होता है। ये सब अगर नहीं होता तो आपकी बड़ी दीदी की गोद आज खाली ही रहती। आज आपके घर में इतनी खुशियाँ मेरे काले जादू से ही आई हैं। जब 5 साल तक बड़ी दीदी के बच्चा नहीं हुआ तो मैं ही उन्हें लेकर गई थी अपने भाई के यहाँ, तभी उनका लड़का हुआ, नहीं तो वो अब तक बांझी रहती। आशा बोली, चुप कर, पागल हो गई है क्या? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो क्या तू बोलती जा रही है? और आशा ने गुस्से में उसे डांट दिया। वो समझ गई कि दीदी को गुस्सा आ गया और मीनू अपने घर ये कहकर चली गई। मीनू बोली, दीदी, ये बात अपनी बड़ी दीदी से पूछना भी मत, नहीं तो वो आपसे नाराज हो जाएंगी। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मीनू तो चली गई पर आशा के दिमाग में बस वही सब घूम रहा था जो मीनू ने उससे कहा था। आज जैसे आशा के मन में बिजली सी गूंज गई। आखिर दीदी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें इतना मानती थी, कितना सम्मान उन्हें देती थी, मुझे भी उन्होंने नहीं बताया। जब मीनू चली गई तो आशा की जैसे भूख प्यास सब मर गई और वो प्रभा दीदी से कुछ इशारे में बात करने की कोशिश में लग गई। आखिर मुझे इस मीनू पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, यही विचार आशा के मन में घूम रहा था। जैसे ही प्रभा बाजार से आई, आशा
पानी का गिलास देकर बोली, लो दीदी पानी पी लो। प्रभा ने पानी पिया ही था कि धीरे से आशा ने कहा, दीदी ये काला जादू होता है क्या? प्रभा चौंकती हुई बोली, कैसी बात कर रही हो? आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमसे मीनू तो उल्टा सीधा बात नहीं कर रही थी? उससे ज्यादा बात मत किया करो, मैं उसे जल्दी ही निकालने वाली हूँ, बस भाई की तबीयत सही हो जाए। आशा बोली, दीदी आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, क्या काला जादू होता है? जब प्रभा ने ऊंचे स्वर में आशा से कहा, तुमसे कहा ना कोई काला जादू नहीं होता, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। आशा ने जब जेठानी की बात सुनी तो उसके मन को संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला और वो अपना काम करने लगी। शाम को आशा ने अपने पति विकास से बात की, पर उसने मीनू की बातों को छुपाए रखा। विकास ने आशा से कहा, क्या तुम फालतू के बवाल करती हो? ये काला जादू नहीं होता, काला जादू करने वाले सब पागल बनाते हैं, और अगर होता भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अपने पति से मुक्त तो नहीं होना चाहती? और विकास हंसने लगा। आशा ने समझ लिया था कि शायद मुझे ही कुछ करना होगा, इस बात का पता लगाना ही होगा। क्या सच में दीदी ने काला जादू का इस्तेमाल किया? और इस बात का जवाब बस मुझे मीनू ही दे सकती है। कल मीनू से जरूर बात करूंगी। आशा अगले दिन का इंतजार करने लगी। मीनू आ चुकी थी और आशा ने इशारे से उससे कहा कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इशारा समझते ही मीनू ने जोर से आवाज लगाई, छोटी दीदी आपको अपने कमरे की सफाई करवानी थी, चलो आज कर देती हूँ। और दोनों ही कमरे में सफाई के बहाने बात करने लगी। आशा बोली, सुन मीनू, मैंने इससे पहले भी पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये काला जादू कुछ नहीं होता, तो मुझे सब सच बता, क्या दीदी ने काला जादू करवाया था? मीनू बोली, सच में दीदी, मैं सब सही कह रही हूँ, बड़ी दीदी ने काले जादू करवाया था, तभी बेटा हुआ उन्हें। और तो और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बड़ी दीदी से कुछ मत कहना, उन्होंने तुम पर भी काला जादू करवाया। आशा बोली, मुझ पर? क्या पागल जैसी बात कर रही है? मुझ पर क्यों काला जादू करवाएंगी वो, और किस बात के लिए काला जादू करवाएंगी? मीनू बोली, आपका कोई भी बच्चा ना हो, आप बांझ रहे और रोहन सभी का चहेता बना रहे, इसलिए सभी आपको बेइज्जत करते हैं। आशा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मीनू की बातों ने आशा को बहुत दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आशा का तो जैसे जहां ही लुट गया, उसे सब सूना सूना लगने लगा। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं रोहन को अपने लड़के की तरह प्यार देती हूँ। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बड़ी दीदी माना, ना कभी उनसे किसी काम को करने के लिए मना किया और ना ही कभी उनकी बात काटी। और आशा फूट फूट कर रोने लगी। मीनू बोली, देखो दीदी चुप हो जाओ, सब सही करवा दूंगी, आप चिंता ना करो। आशा के दिल में इस बात को सुनकर जैसे क्रोध का बीज पैदा हो गया। उस क्रोध ने बदले की भावनाओं को तो जन्म नहीं दे पाया था, पर कुछ करने का मन जरूर बना लिया था। मीनू तो काम करके चली गई, पर आज तो जैसे आशा की भूख प्यास सब जा चुकी थी। वो अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए ही लेट गई। आशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो हर पल यही सोच रही थी कि मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा जो मुझे उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी। इसका मतलब ये भी था कि उनके मन में कहीं ना कहीं काले जादू की बात सही लगने लगी और मीनू की बात पर भरोसा था। आशा ने सोच लिया था कि मुझे अब दीदी के साथ नहीं रहना। जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। और कुछ भी हो जाए, मेरी गोद में भी बच्चा खेलेगा, मैं भी माँ बनूंगी। मुझे भी अब माँ बनना है, चाहे कितना भी काला जादू क्यों न करना पड़े। अब बस आशा मीनू का इंतजार करने लगी। प्रभा आशा के कमरे तक आवाज लगाती हुई आई, आशा आशा क्या हुआ, आज कुछ बोला भी नहीं और सोने लगी।
तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? आशा बोली, मेरा मन अच्छा नहीं है दीदी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। प्रभा बोली, अच्छा ठीक है, जब मन अच्छा हो तब बात कर लेना, अभी आराम कर लो। आशा अगले दिन मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आई और सीधा आशा के कमरे में गई। दीदी आप ठीक तो है ना? मीनू, मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे माँ बनना है। कुछ भी हो तो अपने भाई से कह, अगर पैसे लगेंगे तो मैं दूंगी। पर दीदी ने जो कुछ भी करवाया है मुझे नहीं पता, पर मुझे माँ बनना है। मीनू बोली, ठीक है दीदी, आप कुछ बहाना बनाकर मेरे साथ चलना, यहाँ से आप अकेले ही निकल जाना, मैं आपको बीच रास्ते में मिल जाऊंगी। आशा ने मीनू से रास्ता पूछ लिया और मीनू भी बीच में मिलने के लिए तैयार थी। आशा ने अगले दिन प्रभा दीदी से कहा, दीदी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, आज शाम तक लौट आऊंगी, आप उनसे बोल देना मैंने ऑटो बुलवा लिया है, उसी से जा रही हूँ। प्रभा का मन थोड़ा बेचैन तो हुआ, पर कुछ नाराज सी दिखी और आशा ने उससे पूछा नहीं। सोचा शायद पति पत्नी में अनबन हो गई होगी। रास्ते में मीनू मिल गई और दोनों ही ऑटो में बैठ गए। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला अपनी ऑटो चलाने लगा। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला आशा को ले जा रहा था। शहर से दूर निकलकर वो एक छोटे से मकान में जा पहुँचे। ये मकान एक खंडर था जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर था। मीनू ने ऑटो वाले को उससे पहले ही रुकने को कहा और मीनू ने उस ऑटो वाले को 1 घंटे रुकने को कहा। उससे कहा कि हम साथ में ही चलेंगे, बस थोड़ी देर यही इंतजार करना। मीनू और आशा दोनों ही उस खंडर रुपया मकान में आ गए। आशा ने देखा वो मकान अंदर से सही लग रहा था। उस मकान के अंदर एक कमरा था जिसमें एक सज्जन जो बाबा का रूप लिए बैठा था। आशा को देखकर अचानक ही बोला, आओ आओ आशा देवी। आशा काफी डर गई, पर मीनू ने उसे तसल्ली दी कि डरने की जरूरत नहीं है, यही मेरा भाई है। फिर आशा अपने मन को थोड़ा शांत करती हुई उसके पास गई। उस बाबा ने जो मीनू का भाई था आशा को भभूति दी और उस भभूति को सर पर लगाने को कहा। जब आशा ने उसे सर पर लगाया तो बाबा जोर जोर से कांपने लगा और उसे बताया कि उस पर जो काला जादू किया गया है वो उतर गया है, पर उसे 2 दिन बाद आना होगा। वो 2 दिन पूजा करेगी और पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी, उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। आशा ने तुरंत ही बाबा से हामी भर दी और कितने पैसे देने हैं मैं देती हूँ। बाबा ने आशा से 2000 रुपए लिए और उसे 2 दिन बाद आने को कहा। जल्दी से जल्दी वो गर्भवती हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया। आशा काफी खुश थी। बाबा ने आशा को अपनी जेठानी से अलग होने के लिए भी कहा ताकि वो और कोई चाल ना चले। आशा भी काले जादू पर भरोसा कर चुकी थी और उसने अपनी जेठानी से अलग होने की हिम्मत भर ली। मीनू ने भी आशा को विश्वास दिलाया कि वो अब जल्दी से जल्द माँ बन जाएगी, उसकी गोद में जल्दी ही एक प्यारा सा बच्चा होगा। आशा तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। आशा को पूरा भरोसा था कि अब वो माँ बन जाएगी। दोनों ऑटो में बैठकर घर वापस आ गए। शाम को आते ही आशा ने अपने अलग होने की बात अपने पति को बताई। विकास ने काफी समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? भाई और भाभी से अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकता। आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उन्होंने कितने प्यार से हम सब रह रहे हैं। क्या बात हो गई है जो तुम इतना बड़ा फैसला लेना चाहती हो? आशा बोली, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आप अलग हो जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। आशा ने जब इतना कह दिया तो विकास समझ गया कि कोई ना कोई बात तो है जो ये मुझसे छुपा रही है। बात बड़े भैया को पता चली। अपने घर में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें अपनी छोटी की हर खुशी का ख्याल रखना था और उन्हें भी आशा के सामने झुकना ही पड़ा। और फिर प्रभा भी और सभी आशा की जिद के आगे हार गए। प्रभा ने आशा से कहा, देखो आशा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही सोचा है। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या हो गई है? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं इसका।
पर आशा ने प्रभा को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोला, दीदी क्या आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हैं? प्रभा बोली, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? आशा बोली, अगर आप मुझे माँ बनना देखना चाहती हो तो आप मुझसे अलग हो जाओ। प्रभा बोली, देखो आशा, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रात में बहुत कुछ हो जाने के कारण किसी ने भी खाना नहीं खाया। घर में काफी विवाद का वातावरण हो चुका था। सुबह आशा और मीनू मिली। जैसे ही मीनू को इस बात का पता चला, वो आशा से खुश होने लगी। अगले दिन आशा बिना किसी को बताए ऑटो में बैठकर मीनू के साथ मीनू के भाई यानी काले जादू करने वाले बाबा के पास पहुंच गई। सबसे पहले मीनू ने आशा को मकान के बाहर ही रुकने के लिए कहा और उस बाबा से मिलकर बात करने के बाद मिलने का इंतजार करने को कहा। आशा वहीं मकान के बाहर ही मुख्य दरवाजे पर रुक गई। मीनू जब बाबा से मिली तो मीनू ने बाबा को इशारा करके कहा, आशा आ गई है और वो बाहर ही खड़ी है। दोनों तालियां बजा बजा कर हंसने लगे और अपने काले जादू की बढ़ाई करने लगे। दोनों अपनी अपनी बढ़ाई अपने अपने मुंह से कह रहे थे। फिर बाबा ने अपना प्लान बताया कि जैसे ही आशा आएगी, इस धुएं से वो हल्की सी बेहोश हो जाएगी और फिर वो आशा के साथ बलात्कार करेगा। वो उसे दवा भी खिला देगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाबा ने आशा को कोई और प्लान बताया और फिर दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद जब मीनू आई तो आशा ने बोला कि अब चलें, बाबा इंतजार कर रहे हैं। आशा को शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस मीनू पर उसने इतना भरोसा किया, आज वही उसके दामन में दाग लगाने वाली है। अपने घर वालों से इस कदर लड़ाई की, इन काले जादू के फरेबियों पर जो सौदागर हैं झूठ और फरेब के, जो पैदा होता है हम और आप लोगों की गलतियों से। आशा धीरे धीरे चलने लगी। कहीं न कहीं उसे लग रहा था, क्या वो गलत तो नहीं कर रही? बिना अपने पति को बताए, बिना किसी की सलाह लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जैसे ही वो बाबा के पास गई और वो बाबा ने उसे वही आग से बने हुए हवन कुंड के पास बैठा लिया और कुछ चीज उस हवन कुंड में डाला। आशा को बेहोशी होने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मीनू और बाबा उसे कमरे में ले गए और वैसी दरिंदा बाबा आशा के पास आया। बाबा आशा के नजदीक आ चुका था और वो आशा को अपने आगोश में लेने वाला ही था कि पीछे से उसके सर पर लकड़ी के बड़े लटके घात ने उसके सर को लहूलुहान कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आशा की जेठानी प्रभा खड़ी थी। उसने प्रभा के उस रूप को देखकर साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए। उसे उस वक्त प्रभा माँ चंडी के रूप में दिखाई दी, जो उस पर लकड़ी के उस लठ से बार बार वार कर रही थी। प्रभा ने धोखेबाज उस पाखंडी बाबा पर जमकर लठ बरसाए। प्रभा बोली, तू क्या समझ रहा था? तू मेरी छोटी बहन के साथ भी इसी तरह की हरकत करेगा और मैं चुप रहूंगी? डंडे का वार इस कदर तेज था कि बाबा की एक टांग की हड्डी से कड़क की आवाज आई और उसकी टांग टूट गई। प्रभा का गुस्सा इतना तेज था कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशा को होश आया तो उसने देखा कि उसके ब्लाउज का हुक खुला हुआ था। आशा ये सब देखकर काफी घबरा गई और उसने देखा कि प्रभा अब भी उस पाखंडी बाबा की सुताई कर रही थी। आशा ने अपने वस्त्र को सही से पहना और अपने किए हुए इस काम पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। बाबा की हालत खराब हो गई और आशा ने प्रभा को रोका। आशा अपनी दीदी के गले लगकर रो रही थी और प्रभा उसे तसल्ली दे रही थी। मीनू जब उस ऑटो वाले से आगे की क्रिया योजना तैयार करके लौट कर आई तो दोनों को एक हाथ देकर उसकी हालत पतली हो गई और पुलिस भी उसी क्षण आ गई। पुलिस को इत्तला प्रभा ने ही दी और उसके ठिकाने का पता भी प्रभा ने बता दिया था। बाबा, मीनू और ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों एक साथ
मिले हुए थे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई में मीनू ने बताया बाबा उसका भाई नहीं था, उसका पति था, जो इस प्रकार की वारदात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया करता था। बाबा पर बलात्कार और धोखा आदि के मुकदमे दर्ज हुए। प्रभा ने पुलिस को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से वो मीनू को जानती है। प्रभा बोली, मेरा संपर्क मीनू से 5 साल पहले हुआ, जब वो हमारे यहाँ बाई का काम करती थी और बच्चे के लिए परेशान प्रभा ने उसे बताया तो उसने इसी बाबा का पता बताया और इन दोनों के द्वारा ही वो बलात्कार का शिकार हुई। हाँ, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, पर बेइज्जती के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई और उस घटना के बाद वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ी और कुछ महीने बाद ईश्वर की कृपा से ही गर्भवती हुई। मीनू उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसके घर में काम तो करती थी पर उसके साथ बलात्कार की बात भी सबके सामने लाने की धमकी देती थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कह पाई। पुलिस ने एक संपन्न घर की बात होने के कारण प्रभा का नाम गुप्ती रखा। पुलिस ने इस मामले में और सख्ती दिखाई और बाबा से पता चला कि उसने 6 महिलाओं के साथ बलात्कार और करीब 10 महिलाओं के साथ 420 ब्लैकमेल करने का काम किया। बाबा को उम्र कैद और मीनू को उसकी मदद करने के लिए और उसका इस काम में साथ देने के लिए 4 साल की कैद हुई। अक्सर महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन और एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है। जहां मीनू ने, जो कि एक महिला ही थी, महिलाओं को इन परेशानियों में डाला और उनका शोषण करवाया और प्रभा ने उस बाबा के उस हैवानियत के शिकार की बात पुलिस को अपनी इज्जत की वजह से नहीं बताई और फिर औरतों का इस बाबा का शिकार होना पड़ा और उसी प्रभा ने अपनी देवरानी की मदद भी की, क्योंकि अगर वो समय पर ना पहुंचती तो शायद आशा के साथ भी वही होता जो अन्य महिलाओं के साथ हुआ। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों को कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।